हम खड़े होकर तालियां बजाएं अपने आमंत्रित अतिथि के लिए, वो तो है ही, लेकिन हिंदी जैसे विषय में आप स्नातकोत्तर की डिग्री रखते हैं और न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज ने आपको मानद उपाधियां दी हुई हैं। मैं बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे हमें अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय व्यासपीठ पर विराजमान डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी, डीवी शर्मा जी, आरसी मिश्रा जी, तरुण राज्य जी, दीपक पांडे जी, संजय अग्रवाल जी, मुकेश मित्तल जी और इस सभा में बैठे आगरा के लाडले बेटे और बेटियां। आगरा भगवान का लाडला बेटा है और जब ये लाडले बेटे और बेटियां बिगड़ जाती हैं फिर उनको संवरने में, सुधरने में समय लगता है। जब मैं लाडला कहता हूँ तो इसलिए कहता हूँ कि आगरा के पास यमुना नाम की नदी है और 1000 mm एनुअल रेनफॉल है और मिट्टी भी अच्छी है, दोमट मिट्टी है। जिस जगह की मिट्टी दोमट हो, पानी 1000 mm का मतलब होता है इतना पानी, जहाँ इतना पानी बरसता हो, जिसके पास से यमुना जी जाती हों, उसका सम्मान दिल में ना आए। चलो ना आए, कोई बात नहीं, सम्मान नहीं करते हम, पर फतेहपुर सीकरी को उजड़ते हुए देखकर भी ये सीख ना मिले कि यार कहीं हमारे हालात भी ऐसे ना हो जाए। फिर उनको लाडले कह के बिगड़े हुए नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। दोस्तों, मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ भगवान जी बहुत नाराज रहते हैं और उनका गुस्सा बहुत है। हमारे पानी को वो टेढ़ी नज़र से 24 घंटे में 1 सेंटीमीटर उड़ा लेते हैं, इतना पानी उड़ा लेते हैं। और साल भर में बरसता कितना है हमारे पास? इतना। मैं इस फिल्म को देख के बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म बच्चों के लिए और जन साधारण के लिए, जिसको पानी से थोड़ा भी प्यार है, उसके लिए बहुत अच्छी है। बड़ी सादगी से, सहजता से, सरलता से इस फिल्म को बनाया है। इस फिल्म में कोई बड़ी जटिलता नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सरल है, सहज है, समझने के लायक है। लेकिन ये समझ में उन्हीं को आता है जिनकी आंखों में पानी बचा होता है। मैं द्विवेदी जी से आज जब बात कर रहा था तो बड़ा वो उनके उत्साह को देखकर और उनका पैशन देखकर मैं भी गदगद हो रहा था कि देखो यार, अभी भी हमारे समाज में कुछ सरलता से, सहजता से अच्छे काम के लिए सोचने और करने वाले लोग हैं। पर मैंने उस वक्त उनको ये नहीं कहा जो मैं अब कह रहा हूँ। देखो, जिन्हें पानी से प्यार होता है उनको ये विश्वास हो जाता है कि वो अपने जीवन के लिए जिस प्रकृति ने उन्हें बनाया है, आपहा ब्रह्मास्मि, जो ये जानते और मानते हैं कि आपा माने जल, इस जल से ये ब्रह्मांड बना है और ये जो जल है यही ब्रह्मा है और यही हमें बनाता है और यही इस ब्रह्मांड को बनाता है, वो भगवान को ठीक से समझ लेता है। जिसके मन में पानी के प्रति प्यार होता है वो ही भगवान को समझता है। नहीं तो लोग मंदिर में जाकर ढूंढते रहते हैं भगवान को और वो मंदिर का पुजारी उस मंदिर का ताला लगा के कहीं जाके बैठ जाता है। तो भगवान जी किसी के कब्जे में नहीं हुआ करते। भगवान जी तो सबके साथ रहते हैं। इसलिए जब तक भारत में कोई धर्म नहीं था तब तक भारत का भगवान सब जानते थे, सब पहचानते थे। तब भारत का भगवान था
भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और नै से नीर। भय गे वे आ न। भगवान, जब तक हम इस भगवान को जानते थे दोस्तों, जब तक हम इस भगवान को जानते थे तब तक हम दुनिया के गुरु थे। गुरु क्यों थे? क्योंकि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार और इन पंच महाभूतों के प्रति हमारे जीवन का सदाचार हमें दुनिया से कुछ अलग बनाता था। हमारे ज्ञान का कोई अलग स्रोत था। हमारा ज्ञान हमारे हाथों से किए हुए कामों के अनुभव की अनुभूति से बनता था और उसी अनुभूति पर सृजित हमारे वेद, उपनिषद, वो जो ज्ञान की बेला थी, वो ज्ञान की बेला ने हमें दुनिया का गुरु बना के रखा था। और दोस्तों, उस काल में हमारे व्यवहार में एक बड़ी खास बात थी। हम लोग, भारतीय लोग, नीर, नारी और नदी, नीर, नारी और नदी, इनको नारायण मानते थे। नीर माने, मैंने अभी कहा ना, जीवन। नारी माने जननी। वो स्त्री भी हो सकती है, वो धरती भी हो सकती है, वो प्रकृति भी हो सकती है, जो क्रिएटर है, जो क्रिएट करती है, जननी। और नदी, दुनिया की कोई सभ्यता, कोई एक सभ्यता यहां बता दे जो बिना नदी के बनी हो। दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं बनी वो नदियों के किनारे बनी। इसलिए भारत के लोग इन तीनों को नारायण स्वरूप में देखते थे, सम्मान करते थे। और जब तक हम इन तीनों का सम्मान करते थे तब तक ये पानी की बोतल बाजार में नहीं बिकती थी। अभी हमारे जीवन को जटिल से जटिल बनाने के लिए पानी का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर साल मिनिमम 20 लाख करोड़ रुपए का पानी का व्यापार बढ़ता है। कितना बताया मैंने? और ये आंकड़ा मैंने हवा में से नहीं पकड़ा है, जरा ये भी समझ लेना। तो कौन है वो जो पानी का बाजार बनाना चाहता है? जो नीर को नारायण के रूप में देखने से हमें अलग करना चाहता है। कौन है वो? जरा ढूंढ लो। कौन है वो कि नारी के प्रति जो भारतीयों का सम्मान था, उस सम्मान को जेंडर सेंसिटिविटी का इशू बना के, इंडियंस को जेंडर ब्लाइंड कहकर, हमारे उस सम्मान को हमारी मां के प्रति, हमारी बहन के प्रति, हमारी बुआ के प्रति हमसे छीनना चाहता है। कौन है वो जो यमुना को गंदा नाला बनाकर आगरा के पास बहाना चाहता है? डॉक्टर साहब, ये हिस्ट्री पुरानी नहीं है, 1932 की कहानी है, समझ लेना चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी उन दिनों बनारस में रहकर अपने देश को ऊपर उठाने के लिए विद्या से बड़े प्रयास कर रहे थे। और वही साल था जब हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा था। तभी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हॉकिंस को बनारस का कमिश्नर बना के भेजा और कहा कि हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहा है, इनको मजा चखाना है। हॉकिंस को कुछ और नहीं सूझा। उसको लगा कि ये जो इंडियंस हैं, इनका नदियों के प्रति बड़ा सम्मान है और ये नदियों को पूरी दुनिया से अलग तरह से देखते हैं। इनकी नदियां अभी भी अविरल निर्मल होकर बहती हैं, तो जरा इनको यही मजा चखाते हैं, कुछ लालच दिखाते हैं।
तो हॉकिंस ने केवल डेडलाइन का GR 14 नवंबर 1932 को निकाला। क्या लिखा उस GR में? फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ बनारस सिटी, फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ बनारस सिटी वी कैन लिंक 3 ड्रेन डायरेक्ट विद गंगा। आप कभी जब बनारस जाएं तो राजघाट में एक लोहे का पुल है, उस लोहे के पुल से करीब 50 मीटर ऊपर की तरफ वो आज भी नाला डायरेक्ट गंगा में मिला है, जो 1932 में। दोस्तों, मैं इस डायस को बताना चाहता हूं कि 1932 से पहले कदाचित भी जल का सेवन के प्रवाह में जो हमारा पेयजल था, उस पेयजल में किसी भी तरह का गंदा जल नहीं मिलता था। कभी भी किसी भी शहर में किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने गंदे नाले को गंगा में या किसी भी नदी में नहीं मिलने दिया था। ये पहला राज्य आदेश था अंग्रेजों का जिसने हमारी गंगा की निर्मलता को नष्ट करने के लिए, पवित्रता को मिटाने के लिए ये राज्य आदेश निकाला था। उसके बाद पूरे भारत में सारी नदियों में हम गंदा जल मिलाने लगे, और ये गंदा जल मिलाने का काम कोई और नहीं कर रही है, सरकारें कर रही हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोई गैर सरकारी होती है क्या? पंचायत कोई गैर सरकारी होती है क्या? ये सारे के सारे काम सरकारें कर रही हैं, और आज से नहीं, पिछले 90 सालों से कर रही हैं। जब हम आजाद नहीं हुए थे तब से कर रही हैं। दोस्तों, आजादी के बाद भी किसी ने ये कोशिश की कि जिस भारत देश में जहर और अमृत को अलग करने के लिए भारत के 4 स्थानों पर कुंभ होता था, जहर को अलग, अमृत को अलग, एक तरफ अच्छे लोग और एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस, बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन था कि ये राक्षस है और ये देवता है। और राक्षस और देवता की आइडेंटिटी के बाद जहर और अमृत को अलग रखने का विधान सिर्फ स्नान नहीं था। कुंभ में केवल शाही स्नान करने के लिए लोग नहीं जाते थे। कुंभ होता था जब राजा, प्रजा, संत सब इकट्ठे होकर अच्छे बुराई को सोचकर ठीक रास्ता बताते थे कि भाई ठीक क्या है, अच्छा बुरा क्या है, और अगले 12 साल जब तक अगला कुंभ होगा तब तक हमें कैसा हमारा सदाचार होना चाहिए, किस सदाचार के साथ, किस व्यवहार के साथ हमें जीना चाहिए, इसकी मर्यादाएं तय होती थी। उसी भारत देश में सरकारों ने अमृत वाहिनी नदियों में जहर बहाना शुरू किया, और जैसा राजा वैसी प्रजा। जब राजा ही अपनी प्रजा को ये सब गंदा पानी पिलाने लगे तो फिर प्रजा कैसे रुकेगी? तो मैं द्विवेदी जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका ये पैशन बना रहे, आपके इस पैशन को और गहरा मजबूत करने में हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन दोस्तों, फिल्म देख के यदि दुनिया बदलती तो फिर क्रांतिकारियों की जरूरत ना होती, सत्याग्रह की जरूरत ना होती। लेकिन इसका मतलब द्विवेदी जी ये कदाचित नहीं है कि मैं आपकी फिल्म को उपयोगी नहीं बता रहा हूं। आपको इस फिल्म का उपयोग करना ही चाहिए, और इस फिल्म का उपयोग करने में 4-5 बातें और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि आप इस फिल्म को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो अभी आपकी सरकार है, योगी जी से कहिए कि उत्तर प्रदेश में हम एक जल साक्षरता अभियान
आगरा से शुरू कर रहे हैं। आपके प्राइमरी सेक्शन में, आपके प्राइमरी स्कूलों में प्रार्थना के बाद जरूर एक बार नहीं 11 बार 11 दिन तक ये फिल्म दिखाई जानी चाहिए। 15 मिनट प्रार्थना के बाद यदि फिल्म दिखा देंगे तो कौन सी शिक्षा का घाटा आ जाएगा। तो काम नंबर 1 है, हमें अच्छे काम करने के लिए राज और समाज दोनों की भूमिका डिफाइंड करके इस फिल्म के काम में लगना चाहिए। आपको पहले अपनी राज्य सरकार के साथ जरा निगोशिएट करना चाहिए कि भाई ये फिल्म पूरे प्रदेश में प्रार्थना के बाद दिखाई जाए और एक बार नहीं 11 दिन दिखाई जाए। नंबर 1। नंबर 2 जो बड़ा काम हो सकता है वो ये कि आपने ये फिल्म बड़ी विनम्रता से बनाई है, इसमें बहुत विनम्रता दिखती है और बहुत सारे आंकड़े भी बड़ी विनम्रता से लिए हैं। नीति आयोग ने खुद ने कहा है कि 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर भारत के ओवरड्राफ्ट हो गए हैं, खाली हो गए हैं। यदि वो नहीं भरे जाएंगे तो हमारा असली बैंक आरबीआई नहीं है। आरबीआई तो केवल आपकी करेंसी को प्रोटेक्ट करता है। असली बैंक तो भारत के भूजल के भंडार हैं। यदि ये भूजल के भंडार खाली होंगे ना तो तुम्हारा उद्योग चलेगा ना तुम्हारा जीवन चलेगा। तो असली भूजल के भंडारों को भरने की चेतना जगाने के लिए ये जो अभी एक अटल भूजल योजना है, द्विवेदी जी, ये जो अटल भूजल योजना है उसके कैरिकुलम में इस जल की फिल्म को डलवा देना चाहिए। तो जहां जहां ये काम हो रहा है वहां वहां आपकी ये फिल्म पहुंचेगी तो राज्य में, सरकार में थोड़ा जल के प्रति मुझे मालूम नहीं कितनी संवेदना आएगी। हाँ, फिर मैं ये बात कह रहा हूं, इसका मतलब ये मत मान लेना कि राजेंद्र भाई ने कहा तो इससे सारी क्रांति हो जाएगी, पर ये संभावनाएं मैं आपको बता रहा हूं कि भारत का जो अटल भूजल योजना है उसके लिए ये फिल्म सामान्य चेतना जगाने के लिए और वातावरण निर्माण करने के लिए बहुत ही सुंदर फिल्म है। इसलिए वहां भी इस फिल्म का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 3, आपका संगठन आगरा में है। आगरा के ये जो कॉलेजेस हैं उनमें एक एनएसएस यूनिट होती है। तो एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं, उनको सामाजिक काम करना ही है 1 सप्ताह। तो आप थोड़ा उनके साथ एक मीटिंग करिए, आगरा की ही करिए, भले ही बाहर ज़्यादा ना जाए। आगरा में उनके साथ एक बैठक करके उनको कहिए कि भाई ये जो एक छोटी फिल्म हमने बनाई है, इस फिल्म के द्वारा जल संरक्षण की चेतना जगाने के लिए तुम्हारे जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं वो जो और काम करते हैं उस काम को अभी पीछे छोड़ो। अभी केवल इस साल जल साक्षरता के लिए उत्तर प्रदेश के एनएसएस का एक प्रोग्राम बनवा सकते हैं और इस काम में डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी आपको मदद कर सकते हैं। वो यहाँ वीसी भी रहे हैं, शिक्षा के साथ उनका जुड़ाव भी है और इस सरकार में थोड़ी उनकी चवन्नी चलेगी भी, इसलिए आप जरा उनकी चवन्नी का उपयोग कर लीजिए। तो और ये चवन्नी अच्छे के लिए है, किसी के भले के लाभ के लिए नहीं है, ये प्रदेश के भले के लिए है। प्रमोद जी, प्रदेश के भले के लिए आपको अपनी चवन्नी देनी पड़े तो दे दीजिए, उसमें पुण्य ही होगा, उसमें अच्छा ही होगा। ऐसे में चवन्नी देने में कुछ घटता नहीं है अपना। तो राजीव, मैंने 3 बातें कही, 2 बातें और कहना चाहता हूं, जल्दी से खत्म करना चाहता हूं। मैं इतना जानता हूं कि जब लोग बेपानी होकर मरते और मारते हैं तब वो बंदूकें उठाते हैं। और आगरा के पड़ोस में धौलपुर और करौली, जो एक जमाने में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों के लिए बागियों की नर्सरी थी, बागी बनाने की जगह थी। वो जगह बागी बनाने की क्यों बनी, वो तुम्हारी इस फिल्म में आना चाहिए था, क्योंकि तुम आगरा में हो। यदि आगरा वाले अपने पड़ोसी का दर्द ना समझें तो उस फिल्म का क्या मतलब है।
सारे के सारे बागी इसलिए बने कि उनके पास जमीनें थी, सबके पास, किसी पे 150 बीघे, किसी पे 500 बीघे, किसी पे 200 बीघे, पर पानी नहीं था। जब पानी नहीं था तो बेचारे भूखे मरने लगे। तो भूखे मरने लगे तो बाप ने उनके लिए एक पचनाली बंदूक खरीद के ला दी, किसी को दुनाली ला दी, और फिर उन्होंने बंदूकों से लूटपाट करना शुरू किया। यह हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है, यह हिस्ट्री केवल 70 सालों की है। आजादी के थोड़ा सा पहले जब अंग्रेजों ने उसको क्रिमिनल जोन डिक्लेयर किया था। तो जरा आगरा के लोगों को यह समझा देना चाहिए कि यदि तुम पानी का काम ठीक ठाक नहीं करोगे और पानी नहीं बचाओगे तो तुम्हारे अंदर से ही तुम्हारे बेटे ही बंदूकें उठा के मरना और मारना शुरू करेंगे, और फिर ये क्षेत्र जो आगरा है, जो अभी शांति का क्षेत्र है, बेपानी होके, जैसे धौलपुर और करौली के लोगों ने पिछले 50 सालों में वही काम किया और आज नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आज राजीव जी से, मैं तो सीधी बात की, मैंने कहा भाई तुम यहाँ पड़ोसी हो, तो तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पड़ोस में अब डकैतियां होना क्यों बंद हो गई? ये डकैती कोई सरकार बंद करवाएगी क्या, या सरकार की हिम्मत है क्या डकैतियां बंद करवाना? ये बंद हुई क्योंकि वहां पानी आया। उनके लिए हमने 1,500 बांध जोहड़ बनवाए केवल धौलपुर में और करौली जिले में, और उसके कारण वहां छोटी 7 नदियां, एक नदी का नाम है शेरनी, दूसरी का पार्वती, तीसरी का नाम है नाहरो। नाहरो मासलपुर से लेकर ये जो भरतपुर का बांध है, बरेटा बांध, वहाँ तक आती है, और भवानी धौलपुर में मथारा गांव से शुरू होती है और नीचे तक जाती है। 5 नदियों को पिछले 42 सालों में जो सूखी रहती थी, मरी रहती थी, अभी भी मई के महीने में पानी है। मैं आज इस बातचीत के बाद वहीं जा रहा हूँ, आगरा के कुछ लोग मेरे साथ चले तो देख सकते हैं कि यार जहाँ इतनी कम बारिश होने के बाद भी ये नदियों में पानी कैसे बह रहा है। तो यदि इस जल का सवाल ढूंढना है तो ये जल का सवाल केवल बाल्टी का सवाल नहीं है, ये सवाल धरती पर बहते पानी का और धरती के अंदर के भूजल के भंडारों का सवाल है। इसलिए इस सवाल को पूरी भू सांस्कृतिक विविधता के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है, जो इस फिल्म में मुझे कमी दिख रही है। पूरा जो ये जोन है, इस जोन की जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस में बनते बागी बेपानी होके मरते मारते, जब उनके पास पानी नहीं था तब वो कहते थे हम मरते नहीं हैं, मारते हैं, हम डरते नहीं हैं, डराते हैं। अभी उनके गीत बदल गए, अब क्या गाते हैं वो? अब हम समझदार हैं, अब हम पानीदार हैं, अब हम इज्जतदार हैं, अब हम मालदार हैं, अब हम जमींदार हैं। ये उनको किसी ने शब्द सिखाए नहीं है। ये राजेंद्र जो है ये किसी को शब्द वब्द नहीं देता है, ये उनके शब्द हैं अपने कि हम इज्जतदार हैं। अब तो यदि हम इस इलाके को, यहाँ बैठा है वो सीएम पारासर, ये 5-6 बार जाके उन डाकू के साथ रह के देख के आया है, ये आपके आगरा के ही हैं। तो आप लोग भी जाइए और फिर इस फिल्म को किस तरह से प्रभावी बना सकते हैं, आप वहाँ की एक बार यात्रा करके आएंगे तो इस फिल्म के प्रभाव को ज़्यादा प्रभावी बनाने का उन गांव के लोगों से बात करके सीख सकते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा द्विवेदी जी, मैं हमारे मित्र गिरजा शंकर के फ़ोन के बाद और आपके फ़ोन के बाद आ गया, और मैं अब पब्लिकली आपको आगरा में खड़ा होकर बुलाने आया हूँ। जरा वहाँ जाके देख के आओ कि बागियों ने अपनी 3000 बागियों ने अपनी बंदूकें छोड़कर कैसे खेती के काम में लग गए। ये जल का सवाल केवल जीवन का सवाल नहीं है, ये केवल जीविका का सवाल नहीं है, ये हमारे जमीर का सवाल है, ये हमारे गौरव का सवाल है, ये हमारे आनंद का सवाल है, ये हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का सवाल है। उस सवाल को इस फिल्म के साथ यदि नहीं भी इसमें शामिल करना है तो ज़रा फिल्म दिखाने वाले जब फिल्म दिखाने जा रहे हैं तो उन सवालों को बोलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।